डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप शायद सेकंड चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी चल रही थी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने आपकी क्लास में कल ऑस्मोसिस पढ़ाया होगा, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ 5 मिनट में। ये समझाया जाता है कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू ए एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब रेजिन्स को उठाकर पानी में डालते हैं तो रेजिन्स स्वेल कर जाती हैं, तो इस चीज के पीछे कौन वर्क करता है? ऑस्मोसिस वर्क करता है। मैंने बताया होगा एक फ्लावर को तोड़ने के बाद पानी में क्यों रखा जाता है? ड्यू टू ऑस्मोसिस। मैंने पढ़ाया होगा गन्ने का जूस वाला जो होता है वो गन्नों को पानी में ही क्यों डाल के रखता है? ड्यू टू ऑस्मोसिस। सब्जी या फ्रूट सेलर, जो वेजिटेबल और फ्रूट सेलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? बार बार पानी को छिड़कते हैं, ड्यू टू ऑस्मोसिस। मतलब ये सारे कारण होते हैं वो ऑस्मोसिस के द्वारा ही डिसाइड होते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर एक बात बताओ, तो जब भी ऑस्मोसिस होता है, मैंने बताया था हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे एक हाइड्रोलिक प्रेशर लगता है एंड दैट हाइड्रोलिक प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। केमिस्ट्री में ये कहा जाता है उस हाइड्रोलिक प्रेशर का नाम क्या दिया जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर नाम दिया जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई v इज इक्वल टू nRT। क्या फॉर्मूला होता है? पाई v इज इक्वल टू nRT। सर पाई क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। v क्या होती है? वॉल्यूम इन द लीटर्स। n क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। r क्या होता है? गैस या सॉल्यूशन कांस्टेंट। और T क्या होता है? टेंपरेचर इन द केल्विन। टेंपरेचर किसमें? केल्विन में। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। लेकिन बात ये है, मैं आपको ये तो पढ़ा ही चुका हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई स्टूडेंट पूछ ले कि ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों, क्या कारण है इस चीज के पीछे, तो आप ये कहेंगे देखिएगा, अगर मैं वॉल्यूम को, अगर मैं आर को और अगर मैं टेम्परेचर को हटा दूं तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स के। और आपने ये पढ़ा होगा एक प्रॉपर्टी या दोज प्रॉपर्टी व्हिच आर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। क्या यहाँ सॉल्यूट के नेचर की बात हो रही है इस फॉर्मूले में कि सॉल्यूट खट्टा है कि मीठा है कि एसिड है कि बेस है? कोई बात नहीं हो रही। पीएच कितना है ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं हो रहा। इसका मतलब हम ये कर पाएंगे कि सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो इसलिए उनको कोलिगेटिव बोला गया, तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स पे। और सेम वे जो आपका पाई है वो ऑस्मोटिक प्रेशर सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को भी किसका नाम दिया गया है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है। यहाँ ये समझाया जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहाँ 2-3 बातें आ रही हैं तो मैं वो पढ़ाना जरूरी है। सबसे पहले एक तो होता है एंडोऑस्मोसिस। क्या होता है? एक तो एंडोऑस्मोसिस होता है। और डियर स्टूडेंट, एक को कहा जाता है एक्सोऑस्मोसिस बोला जाता है। तो एक होता है एंडोऑस्मोसिस और एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। तो सुनिएगा, एंडो कब होता है, एक्सो कब होता है। भाई मान लीजिएगा ऐसा हुआ कि हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में हमने क्या डाल लिया? वाटर भर लिया। क्या भर लिया? वाटर। और उसमें एक सेल डाल दी। अब बायो वाले स्टूडेंट्स को पता होगा सेल क्या होती है, तो हमने उसमें एक सेल डाल दी। सपोज करो सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है? हाई है, और वाटर के अंदर कुछ भी नहीं है, तो उसके अंदर हमने पता चल गया कंसंट्रेशन क्या है? लो है। केमिस्ट्री बोलती है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो करते हैं, किधर से किधर फ्लो करते हैं? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन फ्लो करते हैं थ्रू एसपीएम। अब लो कंसंट्रेशन तो पानी की है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो करेंगे भैया लो कंसंट्रेशन टू किस तरफ फ्लो करेंगे? हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे? सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो करेंगे। और केमिस्ट्री बोलती है जो सॉल्वेंट के पार्टिकल लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। तो इससे क्या होगी? इस सेल के अंदर पानी जाएगा, और जब सेल के अंदर पानी जाता है इसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। जबकि सपोज करिए मेरे पास यहां पर क्या है? मेरे पास यहां पर बेटा एक सेल है, मैंने उस सेल को फिर पानी में डाल दिया, लेकिन पानी में डालने की बजाय उस सेल को मैंने सॉल्यूशन में डाल दिया, नमक के सॉल्यूशन में, मतलब पानी में नमक डिसॉल्व करके उसमें डाल दिया। अगर ये नमक का सॉल्यूशन है तो श्योर है यहां पर कंसंट्रेशन क्या कर रखी हमने? ज्यादा, और सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन के कंपेयर में क्या है? लो है। तुम बताओ सॉल्वेंट के पार्टिकल किधर फ्लो करेंगे? केमिस्ट्री बोलती है सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो करेंगे लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब सेल के अंदर तो लो, क्योंकि हमने बाहर पानी नहीं भर रखा, हमने इस बीकर के अंदर क्या भर रखा है? एक्चुअली बेटा सॉल्यूशन भर रखा है, तो सेल के अंदर तो कंसंट्रेशन लो होगी, बाहर कंसंट्रेशन हाई है, सॉल्वेंट के पार्टिकल लो टू हाई की तरफ फ्लो करेंगे। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल जैसे ही लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जाएंगे, सेल के अंदर से लिक्विड निकलेगा और सेल क्या कर जाएगी? आपकी श्रिंक। क्या कर जाएगी? सेल आपकी श्रिंक कर जाएगी। केमिस्ट्री यहाँ बोलती है कि इस साइड में सेल श्रिंक करेगी और ये वाली सेल क्या करेगी बेटा? स्वेल करेगी। अब अगर कोई चीज बाहर निकलती तो उसको बोलते हैं एग्जिट होना, और एग्जिट के लिए वर्ड क्या यूज किया गया है? एक्सोऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं एंडो और एक को बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। अगर किसी सेल के अंदर से लिक्विड बाहर निकलता है
ड्यू टू ऑस्मोसिस सेल श्रिंक कर जाती है, उसको कहा जाता है एक्सोस्मोसिस, और सेल के अंदर लिक्विड जाता है जिसे सेल स्वेल कर जाती है, इसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस कहा जाता है। एक और खास बात, सेल के अंदर भी कहा जाता है प्लाज्मा भरा होता है। क्या भरा होता है? सेल के अंदर प्लाज्मा भरा होता है, और प्लाज्मा अगर बाहर निकलता है तो इसी चीज को नाम दिया जाता है प्लाज्मोसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस भी इसी प्रोसेस को बोलते हैं। तो कोई पूछे किस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? प्लाज्मोलाइसिस का नाम दिया जाता है। या केमिस्ट्री में कई बार इसी चीज को किसका नाम दिया जाता है? क्रिनेशन ऑफ सेल। किसका नाम दिया जाता है? क्रिनेशन ऑफ सेल का भी नाम इसी चीज को दिया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रिनेशन ऑफ सेल बोलते हैं। यहां लिक्विड अंदर जा रहा है तो प्लाज्मा अगर बाहर आता है तो क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। या तो प्लाज्मा में लिक्विड जा रहा है तो इस प्रोसेस का नाम, एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं हेमोलाइसिस। क्या बोलते हैं? हेमोलाइसिस बोलते हैं। और समटाइम्स इट इज नोन एज रिप्चर ऑफ सेल। कई बार इसको क्या कहा जाता है? रिप्चर ऑफ सेल का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि जब लिक्विड जाएगा तो सेल फूलेगी, स्वेल होगी, और थोड़ी देर में फट जाएगी। इस चीज को क्या बोलते हैं? रिप्चर ऑफ सेल का नाम। रिप्चर मतलब फटना, तो रिप्चर ऑफ सेल का नाम दिया जाता है। तो एक होता है एंडोस्मोसिस, एक होता है एक्सोस्मोसिस। जब किसी सेल में से लिक्विड आउटसाइड आए तो उसको कहते हैं एक्सोस्मोसिस, और जब सेल के अंदर लिक्विड जाए तो उसको क्या कहा जाता है? एंडोस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास किसकी थी? एंडो और एक्सोस्मोसिस की बात थी। मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं एंडो और एक्सो को समझाने के लिए। आप थोड़ा ध्यान देना इस चीज पे। भैया आप सभी को पता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्या होता है? वेन्स और आर्टरीज के अंदर से फ्लो करता है। और मैंने सुना है कि ब्लड के अंदर क्या होती हैं? आरबीसीज होती हैं। आरबीसीज आर आल्सो द सेल्स, और फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब जो आरबीसी, वैसे इसको सेल्स कम बोल के कैप्सूल्स वगैरह ज्यादा बोला जाता है। ठीक है, बायो स्टूडेंट्स यहाँ ऑब्जेक्शन ना कर दे इसलिए बता रहा हूँ, कैप्सूल्स वगैरह बोला जाता है, वैसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं रेड ब्लड सेल्स। बात यह है कि यहाँ क्या होता है बेटा, आरबीसी होती है, उसके अंदर जो प्लाज्मा भरा होता है, जो लिक्विड भरा होता है, उसकी कंसंट्रेशन होती है 0.9% ऑफ NaCl सॉल्यूशन जितनी। मतलब आरबीसी के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है? 0.9% ऑफ NaCl सॉल्यूशन जितनी ही कंसंट्रेशन होती है आरबीसी के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, कि 0.9% NaCl की होगी उतनी इसकी होगी। ठीक है, अब यहां एक बात बताओ, मैंने एक काम किया, सबसे पहले एक बीकर लिया, उस बीकर में क्या भर लिया? वाटर भर लिया। ठीक है, और उसमें एक आरबीसी डाल दी। अब वाटर में तो कुछ नहीं है तो कंसंट्रेशन क्या होगी? लो। और आरबीसी कंसंट्रेशन बता चुके हैं 0.9% जितनी है। तो आरबीसी इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या है? हाई। सॉल्वेंट के पार्टिकल किधर फ्लो करते हैं? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल अगर लो से हाई की तरफ जाएंगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल इस सेल के अंदर जाएंगे, सेल क्या करेगी? स्वेल करेगी और थोड़ी देर में बर्स्ट हो जाएगी, आरबीसी फटना स्टार्ट कर देंगी। मैंने 5 मिनट पहले कहा था लिक्विड अगर अंदर जाता है तो क्या होता है? एंडोस्मोसिस होता है। लेकिन अगर हम पानी की बजाय यहां 1% का सॉल्यूशन में आरबीसी डाल दें, ठीक है, तो बाहर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? हाई। आरबीसी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? लो। तो उससे क्या होगा? लिक्विड बाहर आएगा। लिक्विड अगर आउटसाइड आएगा, बाहर आएगा, तो आरबीसी क्या करेगी बेटा? पिचक जाएगी, मतलब श्रिंक कर जाएगी। इसको क्या कहा जाता है? एक्सोस्मोसिस का नाम दिया जाता है। तो एक एंडोस्मोसिस होता है, एक एक्सोस्मोसिस होता है। तो डियर स्टूडेंट एक बात बताओ, अगर आपको फीवर हो गया, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जनरली क्या कहता है कि भैया आपको या तो आईवी लगेगा, आईवी मतलब शुद्ध भाषा में ग्लूकोज लगेगा, ठीक है, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कोई इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो अगर डॉक्टर आपको इंजेक्शन देता है तो तुम ये बता दो बस कितनी कंसंट्रेशन का डॉक्टर इंजेक्शन देता? सपोज करो डॉक्टर ने 1.2% का इंजेक्शन दे दिया गलती से, पता नहीं डॉक्टर को, और डॉक्टर ने 1.2% का इंजेक्शन दे दिया, क्या होगा? इंजेक्शन की दवाई जैसे ही हमारी उस आरबीसी मतलब ब्लड में जाएगी तो बाहर तो कंसंट्रेशन है 1.2, आरबीसी के अंदर कंसंट्रेशन है 0.9, तो बाहर तो कंसंट्रेशन क्या कहलाएगी बेटा? हाई। और आरबीसी के अंदर कंसंट्रेशन क्या है? लो। सॉल्वेंट के पार्टिकल किधर फ्लो करेंगे? लो टू हाई। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल अगर बाहर आएंगे तो आरबीसी क्या करेगी? श्रिंक करके पिचक जाएगी, एंड बाहर आने को बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। क्या होगा यहाँ पर? एक्सोस्मोसिस होगा। आरबीसी के अंदर से प्लाज्मा बाहर आ रहा है तो पढ़ाया 2 मिनट पहले, इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोल देते हैं। तो प्लाज्मोलाइसिस होगा और सारे आरबीसी पिचक कर डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है किसी डॉक्टर को इंफॉर्मेशन नहीं, उसने 0.5% का दवाई डाल दी बॉडी में, पता नहीं डाल दी ऐसे इंजेक्शन भर के, ठीक है। अब अगर डाल दी तो 0.5%, आप देख लीजिएगा आरबीसी के अंदर 0.9, मेडिसिन गई है 0.5 की, तो यहाँ कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी? लो। इसी कंसंट्रेशन क्या है? हाई। सॉल्वेंट के पार्टिकल किधर फ्लो करेंगे? लो टू हाई, प्लस सॉल्वेंट के पार्टिकल अब इसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। आरबीसी पहले स्वेल करेगी फिर ब्रस्ट करके फट जाएंगी। अगर आरबीसी फट गई तो इसको क्या कहते हैं?
बेटा इसको एंडोस्मोसिस कहा जाता है, या हम क्या बोलते हैं इसको, रप्चर ऑफ सेल बोलते हैं। और आरबीसी अगर फटने लगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुम सोच के बताओ डॉक्टर को लगभग कितनी कंसंट्रेशन का इंजेक्शन देना चाहिए? 0.9 से ज्यादा दे सकता है, ना ही 0.9 से कम दे सकता है। तो डॉक्टर हमें क्या करता है बेटा, लगभग 0.9% NaCl सॉल्यूशन जितना ही इंजेक्शन दे सकता है, ना इससे ज्यादा इंजेक्शन दे सकता है, ना इससे क्या कर सकता है, कम कंसंट्रेशन इंजेक्शन दे सकता है। सेकंड पॉइंट, सेकंड ये आता है कि ठीक है, एक होता है बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। एक को केमिस्ट्री में बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या करते हैं, एक को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और एक को केमिस्ट्री में बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब हमारे पास लगभग 3 तरह का सॉल्यूशन होता है। एक को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक, एक को आइसोटोनिक, और एक को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक। तो देखिएगा हाइपरटोनिक में समझाया जाता है कि मान लो एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है, ठीक है। मान लो ए सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई ए, और बी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई बी, ठीक है। मान लो पाई ए की वैल्यू क्या है, लेस है, किससे लेस है, पाई बी से लेस है। तो केमिस्ट्री बोलती है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो उसको कहा जाता है हाइपो, क्या बोला जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा इसको बोलते हैं हाइपर, क्योंकि हाइपर मतलब ज्यादा होना, ठीक है। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है वो क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है वो क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन मान लो दो सॉल्यूशन, एक ए और एक बी, और दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर कोई कह रहा है सेम है, तो उनको कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो वो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, हाइपर वो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, और आइसोटोनिक वो जिन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। खास बात ये है कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो कंसंट्रेशन की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सीधी बात है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा वो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक। जिसकी कंसंट्रेशन कम सो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम, वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो तुम्हारी मदर क्या करती है, शायद कुछ ऐसा करती है कि जो करेले होते हैं ना, करेले, उनके ऊपर काफी सारा बाहर से नमक लगाती है। अब नमक अगर बाहर ज्यादा लगा दिया तो इसका मतलब कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होगी, तो बाहर वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बाहर वाला सॉल्यूशन वो तो कहलाएगा हाइपरटोनिक, और बेटा अंदर जो करेले के अंदर भरा हुआ क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक। आज शाम को दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे न्यूमेरिकल की वीडियो सेंड कर दूंगा। थैंक यू।